नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि प्रश्न पत्र के आंसर की मैं थोड़ा देर में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ये प्रश्न पत्र काफ़ी लेट पहुँचा है। बड़ी मुश्किल से मेरे एक मित्र ने मुझे ये स्कैन करके पीडीएफ के रूप में भेजा है, तो मैं इसको एनालाइज़ करने में अब जाके थोड़ा सफल हो पाया हूँ और आपके सामने मैं इन प्रश्नों के डायरेक्ट आंसर रखूँगा। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। इनके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आने वाली वीडियो में मैं इनको सॉल्व करके बताऊँगा। थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लेंगे बीच बीच में। तो देखिए किस तरह के आपके प्रश्न आए हैं और इनके आंसर क्या होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, दी गई श्रेणी यानी कि द गिवन सीरीज 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/6 -1/6, ये इसका क्या है? ये अभिसारी, अपसारी, दोलनकारी, पूर्ण अभिसारी, मतलब कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कन्वर्जेंट। देखिए ये आपकी एक ऑल्टरनेट सीरीज है, प्लस माइनस चल रहा है तो कन्वर्जेंट है। अदरवाइज आप इसको ध्यान में रखें भाई, log 1 + x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भाई x - x²/2 + x² x³/3 -x⁴/4। इसमें आप x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log 2। तो log 2 को क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो ऑफकोर्स ये आपकी कैसी सीरीज़ है? कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न तो मैंने आपको कितने बार करवाया है, और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाली सीरीज़ में कोरिलेशन रिग्रेशन मैंने आपको बताया था। वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कैसे करते थे। पहले आप y on x निकालिए। y on x कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/5, अगर मैं इसको y on x मानूँ। ठीक है, और x on y आपका कितना हो जाएगा? 9/20। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो क्या मिल जाता है आपको? कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाता है। ठीक है, तो 4 पंजे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा भाई 3/5। 3/5 इसका राइट आंसर है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्लस में ही आएगा, जो उनका साइन है उसी पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, बी वाई एक्स और बी एक्स ऑन वाई का जो साइन होता है वही आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र देखिए। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, y बराबर है log x, देन द वैल्यू ऑफ dy/dx। कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना था आपको। तो इसका पहला डिफरेंशिएशन करेंगे log के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर आ जाएगा x log x इंटू log x। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, जो कि मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स वाली वीडियो में, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब होती है? जब ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है? आई के बराबर होता है। यानी कि जो ए ट्रांसपोज होता है जब ए का इन्वर्स बन जाता है तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1/np, जहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपकी दोस्तों क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है भाई, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। थोड़ा सा दोस्तों लेंदी क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस की आपको इसको वैल्यू निकालनी है। तो इसके मैं वैल्यू आपको बताता हूँ, इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने पहले ही बोला, आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, अगला वाला प्रश्न देखो, फिर से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए थे उसी से फिर से क्वेश्चन आ गया है। द इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड। इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि मीन का मोड से डिफरेंस थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन होता है। और अदरवाइज मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुत अच्छा, क्या था भाई? ये होता है थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन बराबर मोड होता है। यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते थे, यहाँ पर आपने मीन से माइनस माइनस कर देते तो आपका फॉर्मूला आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो पहला वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो। अगले वाले प्रश्न में देखो भाई क्या करेंगे। अगला वाला प्रश्न में आपको साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कुछ नहीं करना था, साइन 3x का फॉर्मूला रखते इसमें। ठीक है, इसमें 2 sin x कॉमन आ जाता और cos 2x बचता अंदर, और नीचे भी आपका क्या है? cos 2x है, माइनस आता दोनों में, तो ये कट जाता तो 2 sin x इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन है। सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन हैज़ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉन, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है भाई? न्यू बराबर क्या होता है बताओ? न्यू बराबर होता है c/λ। ठीक है, इस फॉर्मूले का उसमें प्रयोग करना था। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, मतलब लाइट का वेग, और ये हो जाएगा 4000 इंटू एंगस्ट्रॉन में है तो 10⁻⁻10 हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता। आंसर बताता हूँ डायरेक्टली, आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, मतलब ये वाला पहला वाला, सॉरी
पहला वाला तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपने E बराबर एच न्यू जो फॉर्मूला आता है उसका यूज़ करते हैं। यहाँ से आप न्यू निकाल लेते हैं, न्यू हो गया, और एच इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू उसको रख देते, आंसर आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके बाद द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एन इंटू पी होता है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, इन अ साइक्लिक प्रोसेस द गैस ऑफ द इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। बूलियन इक्वेशन का सॉल्यूशन दोस्तों ये इस तरह से होगा, देखिए ए बार ए प्लस बी का बार है, देखिए ए प्लस बी का बार है तो ये बन जाता है ए बार डॉट बी बार प्लस ये आपका ए डॉट बी होना चाहिए, वैसे तो ए बार प्लस बी बार होगा, ठीक है। इसी तरीके से होना चाहिए जहाँ तक मेरा पूरा मतलब ख्याल है। ए बी बार तो कुछ नहीं हो सकता, आपका ए डॉट बी बार ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ए बार कॉमन ले ले तो बचेगा वन प्लस बी बार जो कि वन होता है प्लस बी, ठीक है ना। तो ए बार प्लस बी बार, तो ए बार प्लस बी बार इज़ नथिंग बट ए बी का बार यानी ए डॉट बी बार, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है यही होगा इसका आंसर, और यही होना भी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है, तो ये तो उसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में हमने इसकी वीडियो बनाई है अलग से, आप वहाँ देख लेना, इसमें मैंने सारे आंसर बता रखे हैं, ठीक है, इसको नहीं देखना हमने। अच्छा, इससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलो कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक समान चाल v से घूम रहा है तथा गुरुत्वीय बल अचानक समाप्त हो जाए तो उपग्रह का क्या होगा। देखिए इस तरह से कोई घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, और लगा ये बीच में क्या होता है, दोनों के अभिकेंद्रीय बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही ये आपका जीरो हो जाएगा तो अभिकेंद्रीय बल भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सीधे ऐसे जाएगा। जैसे आप सपोज करो कि आप डोरी को पकड़ के घुमा रहे हो, डोरी अचानक टूट जाएगी तो क्या होगा, सीधे जैसे क्या होगा ना, स्पर्श रेखीय, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो क्या करेगा, मूव विद द स्पीड v टेंजेंसली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, ठीक है, यानी कि टेंजेंसली जैसे आप ऐसे मूव कर रहा था तो ये क्या करेगा, सीधे जो अपनी कक्षा को तोड़ेगा और सीधे टेंजेंशियली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मूल कक्षा की स्पर्श रेखा दिशा में v चाल से गति करेगा, क्योंकि इस तरह से मूव करता रहता है ना ये। अब डोरी जैसे ही टूटेगी तो ये क्या करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा सीधे, ठीक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, द प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिखाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए निकालना आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी निकल कर आएगी सीधे सीधे, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए होता क्या है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस फॉर्मूला को आपने लगाना था, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम माइनस ए कर देंगे, ठीक है। तो 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 में से 7 गया आपका 4, तो 4/11 बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा आपका, 6/11, ये कटा 4/6 यानी कि 2/3, इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद कॉची रीमान इक्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉची रीमान से क्वेश्चन आया है। तो डेल यू अपॉन डेल आर बराबर होता है 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर होता है -r डेल वी अपॉन डेल आर। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, डी वाला ध्यान रखना। इसके बाद आपको क्या करना था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व निकालना था, ठीक है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व क्या होता है, -dx/dy होगा, ठीक है। तो -dx/dy निकालना था, ध्यान रखना। तो -dx/dy कैसे निकालोगे, निकाल के देख लो, पहले dx/dθ निकालोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप निकालोगे, निकाल के देख लो, देखो dx/dθ निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 cos² थीटा इंटू a इंटू माइनस साइन थीटा, और ठीक है, इसी तरह से dy/dθ भी निकल जाएगा। dy/dθ क्या हो जाएगा भाई, 3 sin² थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू a, ठीक। दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो 3 से 3 कटा, और यहाँ से देखो ये सब कट जाएगा, ठीक है, और आपका कितना आ जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, कॉट थीटा बचेगा, वही माइनस में, और फिर माइनस माइनस का क्या हो जाना है, प्लस, क्योंकि माइनस लेंगे ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपने थीटा की जगह π/4 रख देना, तो 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1 आएगा, ठीक, क्योंकि माइनस भी होता है ना बाहर से, है ना।
इसके बाद अगला प्रश्न है, इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्लोज इन अ वेसल हैज़ डबल्ड द प्रेशर विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, तो ध्यान में रखना कि अगर आप VRMS वैल्यू को बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम इनके सॉल्यूशन बता देंगे आपको अच्छे से। ठीक, अब ये क्वेश्चन तो देखिए LT 2018 में आया था कि रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये सीधा ये क्वेश्चन ही करवाया है, सीधा करवाया, मतलब मैंने मिक्स क्वेश्चन बताए थे आपको, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, यही वाला क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई, ये पावर 2 हटानी है ना, तो ऑर्डर कितना है इसका 2, डिग्री भी कितनी है 2, तो पूछा गया आपसे डिग्री, तो डिग्री इसकी कितनी है 2 है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ओनली फ्री चार्जेस। ठीक है, जो फ्री चार्जेस पर डिपेंड करता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, ओनली फ्री चार्जेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, एज सुन एज वी मूव इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी की वैल्यू होती है वो लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद अगला आपको निकालना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन PDX यानी कॉटेक्स। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, ई से लॉग कटेगा साइन एक्स आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल बी। देखो एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज ए के बराबर है और ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, यानी ए बराबर है माइनस ऑफ ए, तो ट्वाइस ऑफ ए बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इधर आ जाएगा a प्लस ए बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो वो 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, आपको क्या दे रखा है, दो रेखाओं जिनके दिक अनुपात द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली है। तो देखो ऊपर वाला देखो न्यूमरेटर से ही पता लग जाएगा कि क्या आंसर आ रहा होगा। देखो तो 2 ही कम होता है 2, 3 दूनी होता है 6, 6 दूनी होता है 12। ठीक है, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 6 छिका 36, तो ये तो आपका आ गया 7। ठीक, और इसका देखो अंडर रूट, इसका कितना आएगा 4 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, तो 3, तो 7 3 21, बेस में तो 21 है, तीनों के 21 ही है, 12 6 18 और 2 20, तो 20/21 आ रहा, तो कॉस इनवर्स ये होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर कोएक्सियली प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देयर पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। देखो पावर ऑफ लेंस एक्चुअली क्या होती है, वो 1/f के बराबर होती है। ठीक है, अब जब दो को ऐड किया तो 1/f1 प्लस 1/f2 1 पावर के बराबर हो जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा f1 f2 f1 प्लस f2। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से ये वाला P वाला क्या हो जाएगा f1 प्लस f2। हाँ ठीक है, आपको पता है ना भाई 1/f बराबर क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, 1/f क्या होता है पावर के बराबर होता है, मैंने उल्टा बोल दिया ना। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा 1/f, तो f1 प्लस f2/f1 ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन में दोस्तों मुझे थोड़ा डाउट है इसके बारे में, मैं अभी नहीं, आपको कुछ समय बाद बता दूंगा इसका आंसर, लेकिन मुझे अभी तो इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है मेरे तो अभी समझ में ही नहीं आया है क्वेश्चन ये कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि fx 0, x1 है, तो अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है fx1 माइनस मतलब fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, ये इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो बताना चाह रहा है, वैसे तो देखा जाए तो ये ऑफकोर्स एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा b को। ठीक है,
लेकिन ये कह रहा है कि टू आर्ग्यूमेंट्स आर इक्वल। अब इक्वल हो गए तो ऐसे कैसे, ठीक, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ये रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है, ठीक, तो वैसे देखा जाए तो इक्वल नहीं होना चाहिए था, अप्रोचेज होना चाहिए था। अगर ये x0 अप्रोचेस टू x1 तब तो ठीक है, तब तो इसका आंसर बी होगा। और वैसे देखना इसका आंसर बी ही निकल कर आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखा जाए तो बट डिफरेंशिएशन को आप ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, x1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, ठीक है ना। तो इट इज़ नथिंग बट लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0, ये अप्रोचेस है ना। तो अब ये कह रहा है इक्वल है। अब इक्वल में तो फिर कैसे होगा, तो फिर ये थोड़ा सा डाउटफुल है, वरना तो बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है कि x1 की अप्रोच होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं वही आंसर आएगा भी आयोग से, और क्या निकालेंगे वो ना। इसके बाद अगला, द प्लेन आर। प्लेन बहुत इजी है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, इनका ये देखो, इनका प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट तो इनका 0 नहीं आ रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं, 2 पंजे होता है 10 माइनस का प्लस 2.5, तो ये 0 तो नहीं हो सकता। अब आप इनके कोफिशिएंट का रेशियो देखो, तो ये आ रहा है 2/5, ठीक है, बराबर है, देखो यहाँ से 1/2.5 बराबर है 4/10, देखो सब बराबर है। 2/5 यही तो होता है, 1/2.5, 1/2.5 क्या हो, 2/5 ही तो हुआ, ये भी 2/5 है। तो इन सबके रेशियो सेम है, तो रेशियो सेम है तो प्लेन के आपके पैरेलल हैं। ठीक है, प्लेन पैरेलल की क्या होती है कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सीख लो कई चीज़ें, वैसे बताई भी हैं मैंने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इफ़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज λ/8 व्हाट विल बी देयर फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताता हूँ। देखिए, ये होता है फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बराबर होता है आपका लैम्डा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका है दोस्तों पाथ डिफरेंस, ये है आपका फेज डिफरेंस, ये आपको निकालना। रख दो यहाँ पर डेल्टा एक्स आपका कितना हो जाएगा, λ/8 बराबर लैम्डा इंटू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो देखो डेल्टा से मतलब लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 4 जा होता है 8, तो ये पाई इधर चल जाएगा, तो डेल्टा फाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, π/4। तो π/4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डेल्टा। ऑपरेशन बिल्कुल मैंने आपको डेल्टा और जितने भी ऑपरेटर थे उनके बीच में रिलेशन बताया था। तो देखिए सबसे पहला वाला रिलेशन आ रखा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ई इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 - डेल के बराबर होता है ना। बताई थी ना सारी की सारी वीडियोज़ में, सब आपको दोस्तों ने बताया हुआ है ना। मतलब ये है कि हमें इतना मौका भी नहीं मिल पाया कि मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, तो फिर भी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनसे भी क्वेश्चंस देखिए एज इट इज़ आए हैं। और बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आपको शायद इस पेपर को देखने के बाद पता लग रहा होगा। हालांकि फिर भी इस क्वेश्चन पेपर में भी कई लोग फंसे हैं। ठीक, अच्छा, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन एस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 एस होते हैं, 52 टोटल आपके कार्ड्स होते हैं, 4/52 यानी कि 1/13। सभी ठीक करके आए होंगे। प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो आपने दोस्तों हमारी देखी होगी। ठीक, इसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में होते हैं आपके एन स्लिट डिफ्रैक्शन। हालांकि अगर मेरे को कोई गलती होगी तो मुझे बताना, इतना ही होता है। कई सारी स्लिट्स होती हैं डिफ्रैक्शन की। अब एन स्लिट्स होती हैं या इनफाइनाइट होती है, या मैं श्योर नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से तो एन स्लिट्स होना चाहिए। अब आप बताना मुझे क्या है, फिजिक्स वाले इसको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, और इन वर्चुअल वर्क इक्वेशन द वर्चुअल वर्क इज डन बाय द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, ये आपका 0 होता है। ठीक है, ये 0 होती है इसकी वैल्यू। इसके बाद अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग एक्स अपॉन एक्स। इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट की फॉर्म है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, 1/x अपॉन 1 हो जाएगा, एक्स की जगह पे इन्फिनिट रख दो तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट इन द क्लास इंटरवल्स को क्लास साइज बोला जाता है। एच की वैल्यू होती है। ठीक है, जो आपकी होती है ना अपर लिमिट, जैसे माना ये 10 से लेके 20 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द क्लास। ठीक, अरे यार ये अगला क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, माफ़ी चाहूँगा साफ से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मेरा भी यही हाल है, मुझे भी अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। जैसे तैसे करके मैंने इनको किया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, के कुछ नहीं करना था, अलग अलग डिवाइड करना था। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन से कट जाता तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए कुछ नहीं करना था, 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स की जो रेंज आती है वो क्या होती है -4 से लेकर 4, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी काफ़ी सिंपल है, एफ एक्स एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, पाई बाई 2 की वैल्यू निकालिए, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें आप पाई बाई 2 रख दो तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, द फंक्शन मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए किस किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक तो 1 पे नहीं होगा, एक तो 2 पर नहीं होगा, ठीक है। 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो x बराबर 2 है यहाँ पर दिया हुआ, तो x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। देखिए ध्यान रखना, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स आपका क्या होता है, इट इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ऐसे ही जो मॉड एक्स माइनस 1 है तो वो आपका क्या होगा भाई, कंटिन्यूस होगा, लेकिन x बराबर 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जूल केल्विन एक्सपेंशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो क्या रहती है, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न तो सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, समेशन एन स्क्वायर बराबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए, सभी को आना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से, अरे यार इसमें दिख ही नहीं रहा है यार, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर ना, तो क्या है ये, एक बार इसको देख लेना दोस्तों, मेरे को दिख नहीं रहा है ये ढंग से, ये 2n प्लस 3 तो नहीं है, वैसे नहीं है तो ये बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपके पास पेपर होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब जो भी इसका आंसर होगा देख लेना इसमें, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बार मैं दूसरा वाले को चेक करता हूँ। तो देखो इसके बाद अगला प्रश्न बड़ी मुश्किल से इसमें हो पा रहा है यार एडजस्टमेंट। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए थोड़ा एक सेकंड है, हाँ तो देखिए अब दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होती है, ये इतनी निकलेगी 0.51, ठीक है, MeV, ठीक, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप ध्यान में रखना। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है कंप्रेसिबिलिटी का, ठीक है, संपीड्यता का, तो इस ध्यान रखना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप S4 सिमेट्रिक ग्रुप, इसका होता है 4 फैक्टोरियल, ठीक, तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा भाई 24, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपको ये बताया भी था, अगर आपने हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, और उस दिन आपको मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बताए थे। सिम्पसन वन थर्ड रूल किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये आपका पैराबोला यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया था दोस्तों, आपने नहीं देखा है तो फिर तो क्या कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल 21C2, ठीक, तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 10, तो 210 इसका राइट आंसर है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो आप भी ये बताया, द फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो कंटिन्यूस होगा लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द प्रिज्म बेस, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, बोथ पे डिपेंड करता है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अरे यार ये क्या आ गया, ओके। इसके बाद देखो दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन से, हाइपरबोलिक फंक्शन जब मैंने आपको कराया था तो बताया था कि हर फॉर्मूला करके जाना, और मैंने बोला भी था कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आ गया ना डायरेक्ट क्वेश्चन, 10 हाइपरबोलिक 3x की वैल्यू क्या होती है, सी वाला, 3 10 हाइपरबोलिक x, दोनों में इसमें होता है क्या, सब प्लस प्लस में होता है, ठीक है, वो सेम रहता है। इसके बाद अगला देखिए बुलियन रिंग वाला, बुलियन रिंग में क्या होता है भाई, a² बराबर ये होता है, फॉर एवरी x इज द एलिमेंट ऑफ r x² इज इक्वल टू x, या फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ r a² बराबर है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो जनरेटर, जनरेटर वाले क्वेश्चन हमने आपको कितने बार बताए, जनरेटर का मतलब क्या है, कैसे निकालते थे, देखो a की पावर 6 बराबर e है, a की पावर 6 बराबर e है, तो जो आपका ऑर्डर है ग्रुप का
वो आपका क्या है 6 है, ठीक है। तो इसके जनरेटर क्या होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। 6 के मल्टीपल कौन है 1 2 3 और 6, तो क्या होंगे ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 ए की पावर 6, ये इसके 4 जनरेटर हैं। तो ए की पावर 2 और ए की पावर 3 दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये वाले इसके क्या है जनरेटर है। बाकी ए और ए की पावर 5 नहीं हो सकता, ए हो सकता है ए की पावर 5 नहीं हो सकता, ए की पावर 3 होगा ए की पावर 5 नहीं होगा, ए की पावर 2 होगा ए की पावर 4 नहीं होगा, ए की पावर 2 और ए की पावर 3 होगा, ठीक। ऐसे करके इसको निकालना था, ठीक। अगला क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था। डी स्क्वायर प्लस 1 वाई कॉस एक्स कैसे निकालते थे इसको, इसको मैंने आपको बताया था कॉस एक्स अपन क्या करेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, इसकी जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा -1 रखना पड़ता है ना। ये क्या होता है माइनस ए स्क्वायर होता है ना, ये ऐसे रखते थे, मतलब डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, तो ये 0 हो जा रहा था। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या लेना पड़ता है इसका कॉस एक्स, एक्चुअली क्या होता है ई की पावर आई ए एक्स का क्या होता है आपका रियल पार्ट होता है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ऐसे करके इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा, इसका ए वाला आएगा x/2 साइन एक्स आएगा, ठीक है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना आप ठीक है, इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लेना। कैसे करते हैं चलो मैं देख ही लेता हूँ एक बार। कैसा था रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स, ठीक है, अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1, इसको डी प्लस आई और डी माइनस आई ले लेते थे, और यहाँ पर आई एक्स लिखोगे, आई एक्स खाली, ठीक है, ए नहीं है। तो आई अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2i हो जाएगा, ठीक। और ये वाला पार्ट फिर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ई की पावर आई एक्स और डी माइनस आई है, डी प्लस आई तो खाली डी बच जाएगा। 1/d कितना होता है एक्स होता है, ठीक, एक्स। तो इसका x अब 1/2i ई की पावर आई एक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो इसका आपको दोस्तों क्या लेना है रियल पार्ट, साथ में ध्यान रखना 1/ वो भी है। तो देखो क्या हो जाएगा x/2 साइन एक्स, ये देखो x/2 साइन एक्स, ये इसका रियल पार्ट निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप आई से आई कट जाएगा ना, तो आपको रियल पार्ट लेना है इसका। तो x/2 साइन एक्स, तो ठीक निकाला हमने, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कभी कभार देख लेना पड़ता है ना, कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसके बाद अगला देखो, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड 9, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, वेक्टर आपको निकालना है इसकी डायरेक्शन में, इसका जिसका मैग्नीट्यूड आपका 9 हो, ठीक। तो कैसे निकाला जाता है, जैसे कि अगर आपको ए डायरेक्शन में कोई निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ, ऐसे निकालते हैं 9 इंटू ए कैप, ऐसे तो निकालेंगे, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा 9, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर होगा। तो कैसे निकालेंगे, ए कैप एक्चुअली क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए होता है ना। तो बस आप निकाल लीजिए ए वेक्टर, यानी कि इतना हो गया भाई 9 इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k अपॉन क्या कर लेंगे इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 + 4 + 4, यानी कि कितना हो गया 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 से 3 कटा, तो कितना हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे तो निकालते हैं ना, जैसे आपसे किसने कह दिया भाई इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है और किस डायरेक्शन में निकालना है ए वेक्टर की डायरेक्शन, तो लैम्डा इंटू ए कैप ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड कितना है 9 है, और आपके पास ये वेक्टर है, इसको ए मान लो, ए कैप, ए मतलब ना ए वेक्टर है, तो ए कैप निकालना है। ए कैप कैसे निकलता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ऐसे, फिर यहाँ पर रख दो आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया और किस तरह से करते हैं। इफ़ द प्लेन टचेज द स्फीयर, देखो आपका एक स्फीयर है, ठीक है, इसको एक प्लेन है वो टच कर रहा है, इसको अगर वो टच कर रहा है तो भाई क्या होगा उस केस में, क्या होगा भाई जहाँ पर ये टच कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो यहाँ पर तो क्या होगा 0 0 0, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस प्लेन तक की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये फिगर ऐसा होगा, ये देखो ये मैंने आपको बताया भी था, ये 0 0 0 से आपको इस प्लेन पर डिस्टेंस निकालनी। कैसे निकालते थे मैंने आपको बताया भी था, इसका फॉर्मूला ax1 + by1 + cz1 माइनस डी, मतलब प्लस डी अपॉन क्या होता था √a², ये वाला, यानी a² + b² + c²। तो कुछ नहीं करना, आपने क्या कर देना है यहाँ पर x y z की जगह पर क्या रख देना है 0 0 0, क्योंकि आप 0 0 0 से निकाल लेना, तो 0 0 हो जाएगा, और माइनस मॉड 9 हो जाएगा अपॉन √ में 2 का स्क्वायर 4 4 और +1, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 + 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई
ये हो जाएगा आपका ये तो कितना हो गया भाई 9, तो 9/3 हो गया, तो 3 आना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 3 वाला इसका ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी पहली बार कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 2x - 2y + z = 9 है। तो आप देख सकते हैं ये इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये वाला जो स्फीयर है इसके सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। और ओरिजिन से आपको क्या करना है, इस प्लेन पर डिस्टेंस निकालनी है। तो हो जाएगा भाई 2x - 2y + z - 9 = 0। अब आपने क्या करना है, इस पे x y z की जगह पे 0 रख देना है। ठीक है, तो हो जाएगा भाई 9/√में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 + 1, तो 4 4 8 और 1 9, तो mod 9 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 जाए, तो सही निकाला हमने। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इफ हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ पैरामीटर इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाते हैं, एन इन मतलब इस तरह से दिखाते हैं ना भाई, एन 2 होते हैं मतलब ना, एक तो होता है एन और पी, ये मतलब प्रोबेबिलिटी और नंबर। तो यहाँ से कितने हो गए भाई, 2 पैरामीटर होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। द नंबर ऑफ पैरामीटर इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो होता है आपका एन और पी, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं ना, तो ये वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कितने बार करवाया। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3x3 देन द डिटरमिनेंट ऑफ के। ये देखो के ए है, अब हर डिटरमिनेंट में से के कॉमन आएगा ऐसे, तो के की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो k³ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बना हुआ है। ठीक, तो ऐसा बना हुआ है तो ये आपका करेगा टनल डायोड को। अगर ये इस टाइप से होता ये, तो फिर ये आपका जेनर डायोड होता है ना। तो ऐसा नहीं है, तो ये ऐसा यू बना हुआ है इधर को अंदर को, तो ये आपका क्या है, टनल डायोड है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर। ये आपका सिर्फ दोस्तों आपका डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कोई फिजिक्स वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ठीक है, आप मेरे को करेक्ट कर लीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती होती है। ठीक है, तो हाउ द मीन मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस वेरीज विद द मास नंबर, इसका होगा ए की पावर -1/3 के संग वेरी करता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको निकालते हैं देखिए। x + 3 है, देखो x + 3 का मॉड है ग्रेटर देन 10 है, तो ए बार प्लस लेंगे, तो x + 3 ग्रेटर देन 10, तो यानी क्या हो गया भाई x इज़ ग्रेटर देन 7। तो पहला तो कितना गया भाई 7 से लेकर इन्फाइनाइट, 7 में लगेगा क्लोज ब्रैकेट, इन्फाइनाइट में हमेशा क्या लगता है ओपन ब्रैकेट, यूनियन। दूसरा लेंगे आप x + 3 का माइनस में, वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो x + 3 शुड भी हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू -10, तो -10 -13, तो x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -13, तो ये हो जाएगा भाई -13 से लेकर इन्फाइनाइट, लेकिन इन्फाइनाइट में कैसा लगेगा ओपन ब्रैकेट। तो बड़ा इन्होंने स्पार्टली क्वेश्चन दिया है, इन्होंने देखो यहाँ पे इन्फाइनाइट पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए। इन्फाइनाइट पे कभी भी हम अप्रोच नहीं कर सकते, हम इन्फाइनाइट की ओर होते हैं हमेशा, क्योंकि इन्फाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन्फाइनाइट आएगा, तो इन्फाइनाइट के बराबर कभी नहीं हो सकते, तो ए इसका ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो, ए बराबर है ये और आपको आई ए निकालना है। ठीक है, अब ये स्क्यू हर्मिशन है, इसमें हर्मिशन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, देखिए अगर आपको स्क्यू हर्मिशन पहचानी होती है तो स्क्यू हर्मिशन के लिए दोस्तों आपका क्या होता है कि सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशन कब होगी, उसके डायगोनल आइदर या तो पूरे के पूरे प्योरली इमेजनरी होंगे या सारे के सारे जीरो होंगे। ठीक है, अभी आप इसको आई से मल्टीप्लाई करो, तो आई से मल्टीप्लाई करने से बढ़िया ये देखिए ये वाली तो स्क्यू हर्मिशन नहीं हो सकती, मतलब मैं एक ही बात कर रहा हूँ, मेरे को निकालना आई है, ये तो स्क्यू हर्मिशन नहीं हो सकती। कुछ नहीं, आप इसको पता कर लो, ये तो आपको साफ साफ दिख रही है हर्मिशन है या नहीं है, ये बिल्कुल हर्मिशन, आप चेक कर सकते हो कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांजुकेट निकालना पड़ेगा ए की पावर थीटा, यानी कि ए का बार का ट्रांजुकेट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, देखो 3 है 5, इसका करोगे तो 5 - 2i देखो आ रहा है,
-3 का तो -3 रहेगा, ठीक। इसके बाद 5 - 2i का क्या हो जाएगा, 5 + 2i। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है। अगर ये हर्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि a की पावर थीटा बराबर है a। तो अब आई ए की पावर थीटा को चेक कर लेते हैं। आई ए की पावर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। अब आई की पावर थीटा क्या होगा, आई का बार होगा, मतलब आई बार होगा, आई बार ए थीटा। भाई आई का ट्रांसपोज तो हो नहीं सकता, आई का बार निकल सकता, तो माइनस हो जाएगा ए की पावर थीटा ए के बराबर है। तो क्या है भाई, आई ए की पावर थीटा बराबर आ गया माइनस ऑफ आई ए। तो आई ए की पावर थीटा अगर माइनस ऑफ आई ए आ गए, यानी कि ए की पावर थीटा अगर माइनस ऑफ ए होता है तो वो उसका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है, आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि हर्मिशन है, ये वाली मैट्रिक्स हर्मिशन है। तो आई ए क्या होगी, तो आई ए की पावर क्या कर दो, थीटा करके निकाल लो भाई, जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब, ठीक है। ऑपरेटर्स वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो सब आपको बताया गया है। डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका e-1, है ना। डेल्टा +1 बराबर ये होता है, तो आप इसको क्या लिखिए, e-1 का होल स्क्वायर अपॉन ई। e-1 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ई स्क्वायर प्लस 1 - 2e डिवाइडेड बाय हो जाएगा e। तो ये जाएगा भाई e प्लस ई इनवर्स -2। थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, तो यहाँ से आप एक्स क्यूब की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा भाई ई एक्स, शिफ्ट ऑपरेटर है, तो ये हो जाएगा भाई x + 1 का क्यूब प्लस x - 1 का क्यूब, है ना, और -2x³। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आएगा 6x, ठीक है। 6x इसका राइट आंसर है। आप एक बार निकाल के देख लेना, अगर जो मैंने प्रोसेस आपको बता दी है, अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताना। इसका राइट आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, देखो क्या होगा, x² -5x, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 बराबर 0, ये तो होगा, ठीक है। ऐसे करो चाहे वैसे करो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, x², क्योंकि भाई बराबर तो 0 है, तो भाई क्या हो जाएगा, x² माइनस ये हो जाएगा भाई 6x - x, मतलब प्लस x - 6 बराबर 0, x - 6 प्लस 1 x - 6 बराबर 0। तो -1 और 6 ये इसका राइट आंसर होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट बैटरी दैट हैज़ इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P बराबर होता है V²/R, ठीक है। अब अगर आप इसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई 12 × 12/R की वैल्यू है 0.25, ठीक। तो अगर आप इससे निकालें तो ये 100 हो जाएगा, 25 चक्को होता है 100, तो 12 की 144, 144 × 4 करेंगे तो आपका 576 आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपका क्या है ना, मैक्सिमम पावर है। अब मैक्सिमम पावर है और साथ में आपको क्या दे रखा है, इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो इस केस में आपका दोस्तों क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर जो होता है, इसमें आपका क्या होता है कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो आउटर रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक। तो आपका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो इस तरह से होगा, क्योंकि आपको इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है ना, तो V² कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो ये R और R दोनों बराबर हो जाएंगे, तो P बराबर हो जाएगा V² ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। तो ऐसे करके जो आपका आंसर कितना आया था, 576 आया था, उसको आधा और कर दो तो 288 इसका राइट आंसर आना चाहिए। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मैक्सिमम पावर का जो थ्योरम होता है वो यही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग इसका यही करके आएंगे V²/R, इससे गलत हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कही है, आउटर रेसिस्टेंस की बात ही नहीं कही है। अब इंटरनल रेसिस्टेंस और जो आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम में, ठीक। बड़ा अच्छा है थ्योरम है। अच्छा और भी है, अभी ये बात देख लेते हैं ऊपर, सारे क्वेश्चन तो नहीं बताए अभी हमने। ओके, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज गिवन बाय, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला, रो बराबर होता है C sec² साई, ठीक है। इसके बाद अगला काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, sin² रूट sin इनवर्स √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/3,
कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 कितने में होता है पाई बाई 6 पे होता है। तो पाई बाई 6 इसका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला 1 AMU किसके बराबर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 931.5 MEV के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न अच्छा है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल विथ काइनेटिक एनर्जी U, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो दोस्तों, मैंने आपको प्रक्षेप वाला प्रोजेक्शन वाली वीडियो बताई थी, आपको मैंने बताया था कि इस तरह से प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरफ से एक यहाँ पर जो आपका पॉइंट एक्स जब आपका टॉप पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर इसका कौन सा फैक्टर काम करता है? ये वाला काम करता है, U cos थीटा, है ना। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं जैसे U है और ये आपका है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो U cos थीटा और ये होता है आपका U sin थीटा। तो हमेशा U cos थीटा वाला काम करता है, तो आपने यही करना था। ठीक है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mu², इनिशियल जो आपकी थे ना U²। ठीक है, अब एट द टॉप पॉइंट पे मान लेते हैं K1 है, तो ये हो जाएगी हाफ mu की जगह पे हो जाएगा U cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो U cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई हाफ mu², मतलब cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो 1/4। और तो ये एक्चुअली कितना है, ये कितना है K है, तो कितना हो गया भाई K/4 होगी, तो K/4 यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था ना एट द टॉप पे क्या हो जाता है भाई, सिर्फ U cos थीटा काम करता है, यानी कि जो आपका हॉरिजेंटल वाली है वो रख जाती है, जो वर्टिकल वाली होती है वो आपकी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया भी था, मतलब कि जो आपकी वर्टिकल वाली है, सॉरी मैंने नीचे का साइन बना दिया, ये हॉरिजेंटल वाली चलती है, वर्टिकल वाली 0 हो जाती है। ठीक, तो ऐसे करके इसमें काम होता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका द इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये आपका दोस्तों कोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है द लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। अब देखो, अगर ये अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रहा है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे। इनका आपको पता है भाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसका आपने यूज़ करना है। तो बताइए जो cos 2 अल्फा उसको क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर बीटा -1, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर गामा -1, -1 यानी कितना हो गया -3। 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 की वैल्यू है, 2 - 3 कितना हो गया -1, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद और तो यार कुछ रह नहीं गए। तो ये थे दोस्तों, हमने शायद सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं आई थिंक, क्योंकि पेपर भी ऊपर नीचे है। अभी कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो मैं देखूंगा, वैसे जहाँ तक हमारा ख्याल है हमने सारे क्वेश्चन इसके बता दिए हैं। तो ये थे दोस्तों आपके प्रश्न, और पूरा प्रयास किया है हमने कि इसमें करेक्ट आपको आंसर बताए जाएँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत होती है तो, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से 99% तो श्योर है कि इतना ही होना चाहिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।